हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप इंजॉय कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल और न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और थ्योरेटिकल पोर्शन है तो देन कुछ थ्योरी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कम टू द पॉइंट। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल्स, तो जो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल मींस जो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, जनरली हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एज फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज वी नो दैट वी आर यूजिंग द फ्यूल इन द न्यूक्लियर साइकिल इज यूरेनियम। कौन सा यूज करते हैं? यूरेनियम 235, नॉट यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 का यूज नहीं करते हैं, यूरेनियम 235 का यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। ठीक है, तो कैसे यूरेनियम 235 को हम प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या क्या स्टेप जो है वो इन्वॉल्व। तो इन द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल देयर आर वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। तो पहला है, ये साइकिल है तो ये फ्रंट एंड साइकिल है, ये बैक एंड साइकिल है। तो फ्रंट एंड साइकिल जनरली यूरेनियम कहां से लेते हैं? माइनिंग से लेते हैं। तो यूरेनियम इज कलेक्टेड फ्रॉम द माइनिंग। तो डिफरेंट टाइप की माइनिंग होती है, ओपन माइनिंग होती है, ओपन पिट माइनिंग, क्लोज माइनिंग, देन C2 माइनिंग। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग लेते हैं। तो माइनिंग से हम यूरेनियम को लेते हैं। तो जब माइनिंग से यूरेनियम को लेते हैं तो माइनिंग में सिंगल यूरेनियम थोड़ी होता है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, मिनरल्स होते हैं उसमें, बट यूरेनियम की परसेंटेज है कंपेयर टू अदर मिनरल्स मैक्सिमम होती है। तो उन माइनिंग से हम यूरेनियम को कलेक्ट करते हैं। फिर उस जो यूरेनियम हमारे पास था, यूरेनियम की माइनिंग से जो लिया हमने, उसको क्या कर दिया? माइनिंग को मिलिंग में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स उसको फाइनल पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, उसको मिल कर दिया, फाइनल पाउडर में कन्वर्ट किया। ठीक है, उसको क्रैश करके फाइनल पाउडर में कन्वर्ट किया और वहां से यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम अदर मिनरल्स। उसके बाद में हम उसे कन्वर्जन के लिए भेजते हैं। यहां पर जो यूरेनियम है उसकी परसेंटेज बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं? उसे कन्वर्जन के लिए भेजते हैं। यहां पे जो मिलता है यूरेनियम, हमें U3O8 मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? U3O8। और U3O8 को कन्वर्ट करते हैं, या तो U3O8 कन्वर्ट होता है यूरेनियम डाइऑक्साइड में, अगर या तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट होता है। अगर U3O8 यूरेनियम डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता तब हमें इनरिचमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तब हम क्या करते हैं? इसे यूरेनियम U3O8 को डायरेक्ट जो है वो फ्यूल फैब्रिकेशन के लिए भेज देते हैं। अगर यूरेनियम U3O8 कन्वर्ट हो रहा है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के केस में, देन उस केस में हमें क्या करते हैं? इनरिचमेंट की जरूरत पड़ती है। तो बाय द केमिकल प्रोसेस U3O8 कन्वर्टेड इनटू किसमें? U8 में। U3O8 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड किसमें कन्वर्ट होता है? तो ये रिएक्शन यहाँ U3O8 अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा है किसमें? यूरेनियम डाइऑक्साइड में, अगर वो कन्वर्ट हो रहा है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में, then uranium hexafluoride by the chemical reaction converted into the uranium dioxide। ठीक है, तो इनरिचमेंट के लिए भेजते हैं और उसके बाद में उसे हम फ्यूल फैब्रिकेशन के लिए भेजते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो यूरेनियम UO8 है, यूरेनियम डाइऑक्साइड, इसको हम फर्दर यहां पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? इस यूरेनियम O8 को, क्योंकि यहाँ पे इस केस में इसके डिफरेंट आइसोटोप प्रिपेयर होते हैं, तो जनरली यूरेनियम 235 के जो आइसोटोप हैं उनको हम क्या करते हैं? उसको फाइनल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको कंप्रेस करके एक पैलेट बना लेते हैं। तो फाइनली जो प्रोडक्ट है वो पैलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
सिरामिक पैलेट टर्म में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं और देन उसे मेटल रॉड जो है, मेटल की रॉड उनके साथ में क्या कर देते हैं, सील्ड कर देते हैं, एम्बेडेड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उन रॉड को न्यूक्लियर रिएक्टर में भेज देते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो कन्वर्जन में अगर कन्वर्जन यूरेनियम डाइऑक्साइड हो रहा है डायरेक्ट, देन हमें उसे इनरिचमेंट के लिए नहीं भेजते हैं। अगर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में हो रहा है, देन हम उसे फाइनली किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरेनियम डाइऑक्साइड में। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं इनरिचमेंट में, तो यूरेनियम यहां से 3 to 5%, जनरली ज्यादा नहीं, यूरेनियम 235 मिलता है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसको फाइनल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसकी पैलेट बनाते हैं और जो फ्यूल रॉड है उसके साथ में उसे सील्ड कर देते हैं और उसके बाद में उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में भेज देते हैं। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर में वर्क करता है नियर अबाउट 5 to 6 ईयर तक ये फ्यूल जो वर्क करता है। उसके बाद में उस फ्यूल को हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर कर देते हैं, क्योंकि उसमें फ्यूल तो बचा नहीं है, टोटल जो फ्यूल था वो स्पेंड हो गया, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। बाहर करने के लिए हम क्या उसे बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेप इंटरिम स्टोरेज। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर रॉड, जो बेसिकली फ्यूल रॉड जो यूज्ड रॉड है, उसको हम इंटरिम स्टोरेज के लिए भेजते हैं। यहाँ पर जो इंटरिम स्टोरेज के लिए नियर अबाउट 35 to 40 ईयर के लिए भेजते हैं। क्या करते हैं, उन्हें वाटर में डिप कर देते हैं, जिससे अगर रेडियो एक्टिव डिके भी हो रहा है तो इनसाइड दी वाटर होगा और ह्यूमन बीइंग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 30 to 40 ईयर तक, कितना, 35 to 40 ईयर तक कहा, वाटर में डिप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसे भेज देते हैं स्पेंड फ्यूल रीप्रोसेसिंग के लिए। तो जो भी फ्यूल रॉड थी वो स्पेंड फ्यूल को रीप्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उसे फाइनल डिपोजिशन के लिए भेज देते हैं। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए। यहाँ स्टार लगा, स्टार क्या शो करता है, ओनली इन द यूनाइटेड स्टेट एंड अदर कंट्रीज। तो ये जो स्पेंड फ्यूल रीप्रोसेसिंग की जो प्रोसेसिंग की जो सुविधा है वो कहा, केवल जो डेवलप कंट्री हैं वही अवेलेबल है। तो उस केस में क्या करते हैं, या तो उसे फ्यूल फैब्रिकेशन के लिए भेज देते हैं या इनरिचमेंट के लिए भेज देते हैं, और इंडिया जैसे कंट्री के लिए फाइनल फ्यूल डिपोजिशन के लिए भेजते हैं। मतलब हमें अगेन जो फ्यूल रॉड जो भी है वो परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप है, माइनिंग से कलेक्ट करते हैं, देन उसे फाइनल पाउडर में कन्वर्ट करते हैं और यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अदर मिनरल, देन कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन यूरेनियम डाइऑक्साइड में हो जाए तो वेरी गुड, अगर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में होता है देन उसे इनरिचमेंट के लिए भेजते हैं, और इनरिचमेंट में क्या करते हैं, यूरेनियम 235 जो है 3 to 5% उसका इनरिचमेंट होता है। उसके बाद में यूरेनियम 235 को फ्यूल फैब्रिकेशन के लिए भेजते हैं। तो फ्यूल फैब्रिकेशन के स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे यूरेनियम जो 235 है उसको क्या फाइनल पाउडर फॉर्म में क्रैश कर लेते हैं और उसकी पैलेट बना लेते हैं, कंप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाई, और उसमें जो फ्यूल रॉड है उसके साथ में उसे सील्ड कर देते हैं, उसे न्यूक्लियर रिएक्टर में भेज देते हैं। यहाँ 3 to 5 ईयर तक वो यूज होता है। उसके बाद में जो टोटल फ्यूल अगर यूज होगा उसके बाद में हम उसे इंटरिम स्टोरेज के लिए भेज देते हैं। इसलिए भेज देते हैं कि फर्दर अदर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है तो वो इनसाइड दी वाटर होगा, तो इसमें हम क्या इंटरिम स्टोरेज करते हैं वाटर में 35 to 40 ईयर तक। उसके बाद में उसे भेज देते हैं रीप्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो रीप्रोसेसिंग की जो सुविधा है वो केवल यूनाइटेड स्टेट एंड अदर डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री में हमें फाइनल डिपोजिशन के लिए ही भेजना पड़ता है। तो ये स्टेप है, आप इन्हें नोट कर। आइए वन बाय वन जो प्रोसेस हैं, जो साइकिल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला माइनिंग है, देन मिलिंग है, यूरेनियम कन्वर्जन है, इनरिचमेंट है, फ्यूल फैब्रिकेशन है और इंटरिम स्टोरेज। वैसे हमने कुछ टॉपिक बता दिया था वर्बली, तो नोट कर लो इसको। माइनिंग के केस में क्या करते हैं, जो यूरेनियम ore can be extracted through the conventional mining,
तो डिफरेंट टाइप की माइनिंग होती है। उसमें कौन कौन सी माइनिंग है? एक तो अंडरग्राउंड माइनिंग, देन ओपन पिट माइनिंग और इन प्लेस या इन सिटू सॉल्यूशन माइनिंग। तो 3 टाइप की माइनिंग है। वहां से जहां भी यूरेनियम की माइनिंग है उनसे हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, देन मिलिंग करते हैं। द ओर इज क्रेस्ड इनटू द फाउंड पाउडर, जो यूरेनियम ओर है उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड बाई रिएक्शन यूरेनियम इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर मिनरल्स। तो रिएक्शन के थ्रू यूरेनियम को अदर मिनरल्स से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब देन आ जाते हैं कन्वर्जन के केस में। तो वहां पे हमें जनरली क्या मिलता है, माइल्ड यूरेनियम मिलता है। तो या तो माइल्ड यूरेनियम कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम डाइऑक्साइड में, या फिर माइल्ड यूरेनियम कन्वर्ट होता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में। तो अगर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, देन हम इसे क्या करेंगे, इनरिचमेंट के लिए भेजेंगे। अगर U3O8 UF6 के लिए कन्वर्ट हो रहा है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के केस में, देन हम उसे इनरिचमेंट के लिए करेंगे। और फाइनली हमें क्योंकि यूरेनियम डाइऑक्साइड ही चाहिए या उसके यूरेनियम के आइसोटोप चाहिए U35, तो अगर हेक्साफ्लोराइड के केस में है देन इनरिचमेंट के लिए भेजते हैं। तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस इज सेंट टू एन इनरिचमेंट प्लांट वेयर द इंडिविजुअल यूरेनियम आइसोटोप, मतलब U35, U38, U35, U36 are separated to produce enriched uranium hexafluoride which has 3 to 5% of concentration of the uranium 35। ठीक है, इसके बाद में उसे हम फ्यूल फैब्रिकेशन के लिए भेज देते हैं। इन रिएक्टर यूरेनियम डाइऑक्साइड फ्यूल इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिरामिक पैलेट्स। तो पैलेट बनाते हैं, इसका मतलब यहाँ फिर इसे फाइनल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसकी पैलेट बनाते हैं। ठीक है, और पैलेट आर यूज्ड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर ए होल फ्यूल रॉड फ्रॉम ए सिरामिक। तो एक सिरामिक की रॉड जो मैन्युफैक्चरिंग करना इजी नहीं है, इसलिए हम उसको पैलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस पैलेट को जो हमारे पास रॉड है उनके साथ में असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, और फ्यूल उसके बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर में भेज देते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में ये 3 to 5 ईयर तक यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में इसे इंटीरियम स्टोरेज में भेज देते हैं। आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ ऑफ 3 to 6 ईयर, फ्यूल असेंबली आर रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर, वहां से निकाल ली जाती हैं। दे आर स्टोर अंडर वाटर, ठीक है, नियर अबाउट 35 to 40 वाटर, जिससे जो फर्दर अगर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है तो वो इनसाइड द वाटर होगा और जो भी ह्यूमन बीइंग है उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको नोट कर लें। टॉपिक डिस्कस करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। तो नेचर में जनरली जो फंडामेंटल फोर्स हैं वो 4 टाइप के फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स और देन स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। जनरली 4 आर द फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो कैसा फोर्स है, वेरी वीक फोर्स, वेरी वीक फोर्स। अगर हम रेंज की बात करें तो इनफाइनाइट रेंज फोर्स। इसके साथ साथ में ये क्या है, सेंट्रल फोर्स भी है। इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r। मतलब दो बॉडी अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर नियर अबाउट है तब भी इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लीकेबल है। इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फोर्स, इसको यूनिवर्सल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, बिग फोर्स है बट इसकी रेंज है इनफाइनाइट रेंज फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है कि नॉन सेंट्रल फोर्स। देन आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज नॉट इनफाइनाइट रेंज फोर्स बट लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स।
तो इसका क्या फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। It is a repulsive force, it is also attractive force depending on the क्या, depending on the distance between the two charge. It is depend on the distance between, if the charge are very close then force is repulsive, if the charge is very far, very far, then electrostatic force is not account, then it is not possible to electrostatic force at take place between two charge particles. देन आते हैं दो टाइप के फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है, बट ये शॉर्ट रेंज फोर्स तो है, क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियोएक्टिव डिके। It is responsible for nuclear decay, या हम कहें रेडियो एक्टिव डिके, रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा गामा बीटा एंड गामा डिके। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा बीटा एंड गामा। अच्छा, देन आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब इट इज आल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स बट वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स बट वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स तो है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियाई होल्डिंग, न्यूक्लियाई को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग ऑफ न्यूक्लियाई। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियाई होल्डिंग, न्यूक्लियाई होल्डिंग। अगर कोई न्यूक्लियाई में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होल्ड कर रहे हैं, न्यूक्लियाई होल्ड हो रहा है, इसका मतलब वो किसके कारण हो रहा है, वो न्यूक्लियर फोर्स के कारण। अगर ये शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं होगा और ये फोर्स अगर स्ट्रांग नहीं होगा, देन इट इज नॉट पॉसिबल कि ये न्यूक्लियाई है वो होल्ड। ठीक है, अगर इनकी रेंज की बात करें, इनकी रेंज तो इट इज नियर अबाउट 10 की पावर 38, तो इट इज वेरी स्ट्रांग फोर्स। तो फोर फंडामेंटल फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, देन स्ट्रांग फोर्स। स्ट्रांग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग ऑफ न्यूक्लियाई एंड वीक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वीक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीके, अल्फा एंड बीटा एंड गामा। ठीक है, प्रॉपर्टीज नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इज द प्रॉपर्टी बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स, क्या क्या प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स। तो पहली प्रॉपर्टीज है, इट इज ए स्ट्रांग फोर्स, इट इज स्ट्रांग फोर्स। तो पहली तो यही प्रॉपर्टी हो गई, ये इट इज स्ट्रांग फोर्स। सेकेंड, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। स्ट्रांग फोर्स तो है बट शॉर्ट रेंज फोर्स। थर्ड क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज, या हम कहें चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। ठीक है, चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर या फोर्स, चार्ज इंडिपेंडेंट
करैक्टर। ये चार्ज पे डिपेंड, जैसे न्यूक्लियाई है सपोज दैट, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच में भी लगेगा। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि एज मालूम है कि न्यूट्रॉन पे ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। ठीक है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, और क्या है, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। ये स्पिन डिपेंडेंट करता है। अगर दो पैरेलल स्पिन है, पैरेलल स्पिन force is nuclear force is more stronger than anti parallel spin। तो parallel spin, in parallel nuclear force is more stronger than एंटी पैरेलल स्पिन। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ आते हैं, वेरिएशन विद डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ में वेरिएशन विद डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वेरी होगी तो न्यूक्लियर फोर्स चेंज होगा। ठीक है, कब कब न्यूक्लियर फोर्स होगा, अगर डिस्टेंस आर इज नियर अबाउट 7 फर्मी, डिस्टेंस नियर अबाउट 7 फर्मी है, तो इस केस में न्यूक्लियर फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। क्या होगा, रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स। और जब रिपल्सिव होगा इट मींस डीके होंगे अल्फा बीटा एंड पार्टिकल्स जो भी हैं। डिस्टेंस अगर नियर अबाउट 1 फर्मी है, इस केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मिलेगा। कैसा मिलेगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियाई जो है वो होल्डिंग होगा, न्यूक्लियाई स्टेबल पोजीशन में होगा। और अगर डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस r is near about 2.5 फर्मी या उससे ज्यादा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2.5, तो न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो न्यूक्लियर फोर्स इज एग्जिस्ट, नो न्यूक्लियर फोर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें कुछ न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो इट इज स्ट्रॉन्गर फोर्स, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, स्पिन डिपेंडेंट है। अगर एंटी पैरेलल है तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, अगर पैरेलल है स्पिन फोर्स न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा। वेरिएशन विद डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस नियर अबाउट टू 7 फर्मी है तो रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स होगा, और 1 फर्मी है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, और डिस्टेंस 2.5 फर्मी है तो न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आज लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।